मेरी दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन उन्हें तेज़ बुखार आ गया और चक्कर भी आने लगी। तभी हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। वो तो पिछले 1 साल से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यही राज जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। फिर जो मैंने देखा, उन्हें देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रवि है, सबके लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मैंने और मेरी बेटी बहन के झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए बैठती, तो मैं कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा भी हो जाता और सभी दीदी को यही डांट देते। उस समय उन्हें जो भी डांट पड़ने में मज़ा आता था, वो भी आज मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि आज उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय बाद वो इस घर से चली जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ये उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सूना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत। दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। पूरे घर में तैयारियां जोरों जोरों से चल रही थी। सभी अपने कमरे में व्यस्त थे। आखिर शादी का दिन आ गया, बारात भी आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बड़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की है और उसे सुंदर सी जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन मेरा मन में एक और बात थी, और वो थी जो भाइयों के मन में होती है कि सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसलिए ये ही उपेक्षा और मैं अपने जीजू से कर रहा था कि वो मेरी दीदी को कभी दुखी ना रखेंगे। तभी पापा आकर मुझे यह सोच के बाहर निकालने हुए कहते हैं कि रवि, यहीं खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का वेलकम करो जाकर। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर हो ही क्यों ना, जब घर की बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आ जाता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपना खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल की बात खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की। अब सभी मेहमान भी चले गए थे और सामान वगैरह समेटकर सभी आराम से चल गए। इतने दिनों में शादी की भागदौड़ ने सबको धक्का दे दिया था। कुछ दिन ही ऐसे निकले। आज दीदी और जीजू घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में पकवान बनाने लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली रात दामाद घर पर आए थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनके आवभगत की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आई थी, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली रात घर पर आई थी। तो यह सब देखने आई कि कोई कैसे रह सकती है। आज इस ससुराल के बारे में भी पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल? और जीजा भी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है, तेरे जीजू भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे भी किसी भी तरह कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रख ले रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्ट है और खुशी है कि दीदी अपने ससुराल में खुश है। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में भी अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैं अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी थी। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी। अब उनको ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही सोचते हुए बहुत खुशी महसूस हुई कि उन्हें जैसा सोचा था वैसा ही घर मिल चुका था। खैर, कुछ देर बाद बातें करने शुरू के बाद खाना वगैरह खाकर सब लोग चले गए, क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए वह ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि हमारे दूसरे शहर में एक बड़ी अच्छी कंपनी खुली है और उसमें मुझे जॉब लेटर आया है, और अगर तुम्हें भी जॉब करनी है तो तुम अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैंने इंटरव्यू में पास हो गया।
वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे से पैसे कमाने लगा। मैंने कमाते देख पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी कि क्यों रे बेटे, तू कब से इतना बड़ा हो गया कि कमाने लग गया है। खैर बहुत अच्छा हुआ कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेदारियाँ कम हो गई थी, इसलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर ली है। ऐसे ही हम दोनों बहन भाई काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फ़ोन काट दिया और मैं फिर सोने चला गया। एक दिन दीदी और जीजू का कॉल आया। उन्होंने मुझे बात नहीं करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने फ़ोन पापा को पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रवि के लिए एक लड़की देखी है। मेरी बुआ सास की लड़की है। वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे थे, इसलिए मैंने रवि के बारे में उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही बिल्कुल भाई है तो हमें रिश्ता करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। इसलिए वह कल रवि को देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे कि बेटा लड़की भी जांच पड़ताल ही कर लेना तूने, क्या हमारे ख़ानदान के जैसा ही मेल खाने वाली है। तब मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कार में भी अच्छी है। तभी पापा भी खुश हो गए कि अब हमारे घर की बहू आ जाएगी। लेकिन दीदी के जाने के बाद जो नौकर आ गई थी वह लौटने वाली थी। पापा फ़ोन रखते हुए मुझसे कहने लगे कि कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं, इसलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ़ सफाई करने लगी और पापा भी बाज़ार चले गए क्योंकि कल सुबह वह जल्दी आने वाले थे। इसलिए पापा अभी से सारा सामान ला कर रखने वाले थे। दूसरे दिन वह लोग मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर बहुत अच्छा लगा, पसंद आया और इसी तरह मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। लड़की का नाम स्नेहा था और स्नेहा एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी स्नेहा भाने लगी और स्नेहा को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलने लगा और शादी की तारीख पक्की हुई और मेरी और स्नेहा की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे। तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी है। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे। वो आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा ही जीजू के साथ आई रही थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लाए और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे? पहले फ़ोन भी किया, फिर तुम आने वाली हो, सब खैर है ना? तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी कि पापा मुझे वहाँ नहीं रहना। अब वो हम लोगों के जैसा होश नहीं उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह से बातें करे तो कौन कौन खुश होता है। वो भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा कि क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी दीदी कहने लगी कि वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात टालते हुए कहा कि आप तो बोल रहे थे कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, जीजू भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी कैसे ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तभी दीदी कहने लगी कि कुछ टाइम सब अच्छा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे साथ ससुराल तो मुझे खाए नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या करूं? इसीलिए मैं थक हार कर यहाँ से पर आ गई हूँ। माँ जल्दी में रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी स्नेहा ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, ज़रूर आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी मेरी दादी बोली कि जो लोग ऊपर से जैसे देते हैं वैसे अक्सर अंदर से नहीं होते। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो। और भला अपना घर उजाड़ कर कौन खुश होती है? मैंने बहुत कोशिश की मैं वहाँ पर जैसे तैसे अपना घर बसाऊँ, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मुझे आना ही पड़ा। अब वो हम सब लोग बस मायूस हो चुके थे कि अच्छी खेलती हमारी ज़िंदगी में यह सब कैसे तूफ़ान आ गया।
आ चुके थे कि अच्छी गलती ज़िंदगी में कैसे तूफ़ान आ गया था। खैर कुछ देर बाद पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरे जीजू के पास फ़ोन किया और कहा कि क्या बात हो गई है दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? तभी तुमने कहा कि नहीं जी नहीं, वह सब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अब तो हम लोग और परेशान हो गए कि कहीं कोई और बड़ी बात ना हो गई हो जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। अब हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बस रोए जा रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना है। मुझे तो अब दीदी की टेंशन के साथ साथ स्नेहा की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह दीदी के ससुराल वालों के लिंक से ही थी। मुझे पूरा डर लग रहा था कि कहीं स्नेहा को भी वह लोग यहाँ ना लेकर चले आएँ। मैंने स्नेहा को अपने घर में बुलाया और कहा कि स्नेहा, ज़रा तुम अपने माता पिता से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बात हो गई है जिसने दीदी इतनी परेशान होकर यहाँ आ गई है। अगर दीदी की गलती हुई तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर स्नेहा ने अपने माता पिता को कॉल किया। उन्होंने माता पिता से कहा कि पता नहीं इन लोगों को क्या बात हो गई है, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयत्न किया उन लोगों से पूछने का, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इतना बोला कि उनकी भी गलती है। अब तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खैर हम लोगों ने दीदी को घर में ही रहने दिया था और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फ़ोन आया और ना कोई मैसेज आया। दीदी का भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। उन्होंने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ लिया था। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोगों को एकदम से भौचक्का सा लगा कि तलाक, इतनी छोटी लड़की पर कौन तलाक देता है। अगर कोई बात हो गई है तो पहले बैठकर सरमाइज़ कर जाएं। अगर फिर भी बात ना बने तो तलाक तक बात जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा, तो लोगों ने पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है, आप लोगों इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला क्यों ले रहे हैं। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि उन लोगों का कोई है फ़ैसला, मेरा और अनिल का है। खैर दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजू भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि बसा बसाया घर उजड़ चुका था। आज किसी ने घर पर खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी जो कि हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोगों मेरी वजह से दुखी मत हो। मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैं बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई बात नहीं बनी तो मैं तलाक दे दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि अपनी बेटी खुशी से रहे? तभी माँ ने दीदी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमने तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाही थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो यह तुम्हारा फैसला है। खैर हम लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया। अब तो हम पहले जैसा होने लगे थे। खैर दुख तो होता है कि दीदी घर पर बैठी है, लेकिन फिर आखिर करते भी क्या। पापा ने भी बोल दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक खुशी की बात यह थी कि स्नेहा के परिवार वालों ने कोई मसला नहीं किया। उन लोगों ने स्नेहा को ले जाने के बाद बात नहीं की। खैर जैसे तैसे काफ़ी दिन निकल रहा। अब दीदी का तलाक हुए 1 साल हो चुका था। जो दिन बाद एक लोग जैसे चाय पी रहे थे, तभी दीदी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहाँ आई। उन लोगों ने पूछा, क्या हुआ दीदी, ये खबर है ना? तभी दीदी ने कहा, यह सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे ही स्नेहा ने दीदी को हाथ लगा कर देखा तो कहा, दीदी को तो बहुत तेज़ बुखार है। लेकिन इसी बीच एक खुशी की बात यह थी, दीदी को तो बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। हम लोग घबरा गए। हमने कहा चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी दीदी ने कहा, नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीदी ने कुछ दवाई ले ली लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीदी को चक्कर आने शुरू हो गए थे। हम लोग दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए, वहाँ जाकर रिपोर्ट वगैरह करवाई। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम लोगों के पैर तले ज़मीन निकल गई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट थी। दीदी को तलाक हुए 1 साल हो चुका था
1 साल में वह हमारे घर में ही रहती थी, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सब लोगों को बहुत अचंभा हुआ। हम दीदी से पूछते कि आखिर बात क्या है, तो दीदी बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली जाती। हमने बहुत बार पूछा दीदी ने हर बात यही प्रतिक्रिया दी। एक दिन फिर यह सब कुछ जानने के लिए दीदी के कमरे में छुप कर बैठने का प्लान बनाया और दूसरे दिन रात को उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। यह बात मैंने स्नेहा को भी बताई थी। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी ने अपने कमरे में एक खिड़की खोली और उसमें से जीजू को अंदर ले आए। मैं जीजू को देखकर चौंक गया कि उन लोगों का ये तलाक हो चुका था, लेकिन फिर यह सब कैसे? तभी जीजू दीदी के पास आ गए और उन्हें गले लगा लिया। अब तो मुझे रुका नहीं गया और मैं बाहर निकल गया। मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए। मैंने पूछा, यह सब क्या चल रहा है? आप लोगों को साथ में ही रहना था, तो यह छुप छुप कर रहने की क्या ज़रूरत है? आखिर आप दोनों पत्नी पत्नी हो। तभी दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, पहले तुम शांत हो। फिर मैंने यह लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर सब लोग आ गए और वैसे माँ पापा भी जिद्दी से नाराज़ थे, लेकिन क्योंकि उन लोगों को जब से दीदी के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली थी, तब से दीदी के साथ उन्होंने बातचीत करना बंद कर दी थी। लेकिन उन लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था कि दीदी ने भी कुछ गलती किया है, इसी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब वह दीदी से नफ़रत करने लगे थे। लेकिन जब वो कमरे में आए तो जीजू को वहाँ देखा तो कहा कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तभी दीदी ने आंखों में आंसू आ गए। दीदी कहने लगी कि दरअसल मेरे सास ससुर मेरे को बहुत तंग करते हैं, इसमें अनिल का कोई कसूर नहीं था। आखिर वह करते भी तो क्या करते। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे सास ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वह सुधर जाए। हम लोग प्लान मुताबिक ही करने लगे और अनिल रोज़ मुझसे मिलने रात को आते थे। तभी पापा ने कहा कि यह बात तुम हम लोगों को क्यों नहीं बता सकती थी, हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तभी दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह यह बात उन तक भी पहुंच जाती। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे इस प्लानिंग पर यानी पानी फिर जाए। हम लोग इन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उन्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बहू को ऐसे तंग करना क्या होता है। उन जब लोगों को मेरी सारी महसूस हुई तो वह तुरंत सुधर जाएंगे। दीदी कहने लगी कि अनिल ना मेरी तरफदारी कर सकते थे, ना मेरे सास ससुर की। इसलिए इस नाटक के द्वारा सब सही करने का सोचा। हम लोगों को यह सब कुछ समझ में आ चुका था। माँ पापा भी एहसास हो गया था कि वह दीदी को गलत समझ रहे थे और मैंने भी सारी गलतफहमी को दूर हो गई थी। हम सब लोगों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था, बल्कि यह दोनों को अपने घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों को एक साथ देखकर और उन दोनों का एक साथ प्यार देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। यह सब देखकर मैंने और स्नेहा ने भी एक दूसरे घर में वादा किया कि कभी भी कोई दिक्कत आई तो हम एक दूसरे के साथ देंगे और ऐसे ही प्यार से रहेंगे। दीदी के इस नाटक से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली थी कि रिश्ता ख़त्म होने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास किया जाए तो हल निकल ही जाता है। शांति से किया गया काम